तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दो आदमी लगे हुए थे। वो दोनों उस बच्ची को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वो बच्ची काफी डर जाती है। वो आदमी कहता है कि इस लड़की ने हमारी दुकान से सामान चुराया है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा भाई आपको इसके पैसे लौटा देगा, लेकिन वो आदमी उस बच्ची पर विश्वास नहीं करता और वो उसे मारने वाला था। तभी फैंग वहाँ आ जाता है। फैंग उन दोनों आदमी से उस बच्ची को बचाता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम सियाओया है। फैंग उससे पूछता है कि तुम इस दवा का क्या करोगी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी माँ अचानक से ही बीमार हो गई और भाई भी घर पर नहीं थे, इसीलिए मैं दवाई लेने के लिए आई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे ये दवाई चोरी करनी पड़ी, लेकिन मेरा भाई कल आपको पैसे लौटा देगा। फैंग उससे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ पर उस स्टोर का ओनर आता है। ओनर फैंग से कहता है कि तुम इस चोर का साथ दे रहे हो, मतलब तुम भी इसके साथी हो। ओनर अपने आदमियों को फैंग को मारने का इशारा करता है। वो दोनों आदमी अपने हाथ में डंडा लिए फैंग की ओर बढ़ रहे थे। फैंग उस बच्ची को अपने पीछे छुपा लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो कि फैंग को गिफ्ट देने के लिए आए थे। वो सभी फैंग के सामने अगर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे होते हुए फैंग को कुछ नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक आदमी दुकान के ओनर से कहता है, तुम्हें पता है कि ये लड़का कौन है? ओनर कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो आदमी बताता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सेक्रीफाइस रिचुअल का विनर है। फैंग के बारे में सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, यहाँ तक कि वो लड़की भी चौंक जाती है। ओनर फैंग से पूछता है कि क्या ये आदमी सही बोल रहा है? तो फैंग हंसते हुए बोलता है कि ये सही बोल रहा है, मैं वही हूँ। अभी वो आदमी फैंग के पास आता है। वो कहता है कि यंग मास्टर आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। वो आदमी फैंग का हाथ पकड़ लेता है। फैंग काफी अजीब महसूस कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही इंसान है, इसके पंच से मैकेनिकल फिनिक्स हवा में उड़ रहा था। अब वहाँ सभी लोग फैंग की तारीफ करने लगते हैं। कुछ लोग उसकी पोयम तो कुछ लोग उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक की तारीफ कर रहे थे। लड़की अभी फैंग से मिलने के लिए कूद कूद कर आ रही थी। फैंग अपने मन में सोचता है कि मैं तो बहुत बुरा फंसा, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वो ओनर फैंग से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तभी वो आदमी जो कि फैंग को मारने वाला था, वो फैंग के कदमों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि इस बच्ची ने हमारी दुकान से सामान चुराया है, अगर हमने ये मेडिसिन इससे वापस नहीं ली तो हमारे मालिक हमारे वेतन में से इसका हिसाब काटेंगे, कृपया हमारी मदद कीजिए और ये दवा हमें वापस लौटा दीजिए। तो फैंग उस ओनर को उस दवाई के पैसे देता है। फैंग उससे कहता है कि अगर ये पैसा काफी नहीं है तो मेरे साथ चलो, बिजनेस ऑफिस से मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। ओनर फैंग का शुक्रिया अदा करता है। तभी वो लड़की भी फैंग को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ओनर फैंग से कहता है कि आप हमारी शॉप पर चलिए, आप काफी थक गए होंगे, वहाँ चल के आराम कीजिएगा। तो वो आदमी उस ओनर के सामने आता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, यंग मास्टर फैंग पहले मेरे साथ जाएंगे। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। वो सभी बोलते हैं कि यंग मास्टर पहले हमारे साथ जाएंगे, पहले हमारे साथ जाएंगे। वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और सभी फैंग को अपने साथ ले जाना चाहते थे। फैंग उन सभी लोगों से बहुत परेशान हो जाता है। फैंग उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है कि एक मुर्गी आसमान में उड़ रही है। ये सुनकर सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी एक आदमी हंसते हुए बोलता है कि आखिर मुर्गी आसमान में कैसे उड़ सकती है। तभी उन सबका ध्यान फैंग पर जाता है जो कि वहाँ पर नहीं होता। वो सभी लोग वहाँ फैंग को ढूंढने लगते हैं। फैंग छुपकर उन सभी को देख रहा था। फैंग बोलता है कि मैं तो बाल बाल बचा। तभी वो बच्ची फैंग से कहती है कि आप तो बहुत ही फेमस इंसान हैं। बच्ची की बात सुनकर फैंग शर्माने लगता है। फैंग उस बच्ची से पूछता है कि क्या तुम्हें इस मेडिसिन के अलावा कुछ और चाहिए? बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम जिंग जियान को देखते हैं। जिंग जियान छुपकर फैंग को ही देख रहा था, लेकिन तभी जनरल उसे छुपा हुआ देख लेता है। जिंग जियान को भी ये पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। जिंग जियान जनरल पर अटैक करता है, लेकिन जनरल उसके अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। इसके बाद जनरल भी जिंग जियान पर अटैक करता है। जिंग जियान भी जनरल के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी जिंग जियान वहाँ से जाने लगता है। जनरल जिंग जियान को रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर अब मू फैमिली क्या करना चाहती है, तुम फैंग का पीछा क्यों कर रहे हो? जिंग जियान जनरल की बात का जवाब देने के बजाय उसके साथ फाइट करने लगता है। तो जनरल को एक पंच मारता है जिससे जनरल काफी पीछे हो जाते हैं। जनरल भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जनरल के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। जिंग जियान जनरल से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जनरल जिंग जियान से कहता है, छोटे भाई तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। तो जिंग जियान कहता है कि तुम मुझे भाई मत कहो, मेरा तुम्हारे जैसा कोई विश्वासघाती भाई नहीं है। जनरल बोलता है कि तुम मुझे और बड़े भाई को गलत समझ रहे हो, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए था। जिंग जियान बोलता है कि मेरी भलाई के लिए 4 साल पहले तुमने और बड़े भाई ने मुझे जंगल में जीने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आपको पता था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल जियांग जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जियांग जी बोलता है कि जब मेरे पास कोई नहीं था तब मू फैमिली ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे मेडिसिन पिल्स दी, उन्होंने मुझे अर्थ लॉक ब्रेक करने में हेल्प की और उन्होंने मेरे लिए हर वो काम किया जो आपने कभी नहीं किया। और अब आप चाहते हैं कि मैं उनको छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आपका और मेरा रास्ता अलग है, इसीलिए
अच्छा यही होगा कि आप मेरे रास्ते में ना आए। इसके बाद जियांगजी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। जियांगजी की बातों से जनरल काफी निराश हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग एक मेडिसिन शॉप में होता है जहाँ वो और दवाई ले रहा था। फैंग उस बच्ची से कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेडिसिन लेने के बाद हम लोग सीधे तुम्हारे घर जाएंगे। वो बच्ची फिर से फैंग का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि जैसे ही मेरा भाई डायलू घर आ जाएगा मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। तभी वो शॉपकीपर फैंग से कहता है कि इस लिस्ट में जो दवाई लिखी है उसमें से एक दवाई हमारे पास नहीं है। फैंग उससे पूछता है कि हमें ये दवाई कहाँ मिलेगी। वो आदमी कहता है कि हमारा बिजनेस बहुत ही छोटा है, आप किसी और दुकान पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फैंग और भी कई दुकानों पर जाता है लेकिन कहीं पर भी उसको वो दवाई नहीं मिलती। तभी हम मिस जोई को देखते हैं। मिस जोई भी काफी टाइम से फैंग का पीछा करते हुए उसे देख रही थी। फैंग को किसी भी दुकान पर वो मेडिसिन नहीं मिली थी, इसीलिए फैंग काफी निराश हो गया था। फैंग उस बच्ची से कहता है कि लगता है आज किसी भी दुकान पर वो दवाई स्टॉक में नहीं है। फैंग उस बच्ची से माफी मांगता है तो वो बच्ची फैंग से कहती है कि कोई बात नहीं, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। फैंग सोचता है कि इस दुनिया में एक बार धोखा खाने के बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बच्ची पर विश्वास करना होगा। फैंग उस बच्ची से कहता है कि चलो हम लोग तुम्हारे घर पर चलते हैं। फैंग उस बच्ची के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस जोई उसके सामने आती है। मिस जोई फैंग से कहती है कि मैंने सुना है कि आपने रास्ते पर एक बच्ची की मदद की, इसके लिए आपकी काफी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फैंग उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। फैंग उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम आज इतनी अच्छी क्यों बन रही हो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वैसे भी मुझे अभी यहाँ से जाना है। जोई उससे बोलती है कि तुम जिस मेडिसिन की तलाश कर रहे हो मुझे पता है कि वो कहाँ है, वो मेडिसिन तुम्हें हाउलिंग वेयर हाउस में मिलेगी। फैंग उससे गुस्से में बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वो बोलती है कि मैं तो बस आपके साथ मेडिसिन शेयर करना चाहती हूँ, आप हमारे साथ चलिए, आपको फार्मेसी में जिसकी भी जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगा। इससे आप इस बच्ची के परिवार वालों को भी बचा सकते हैं, मुझे पता है कि इसके फैमिली के लोग बीमार हैं। फैंग उस बच्ची के लिए मान जाता है। फैंग जोई से कहता है कि हम चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग गाड़ी के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखी होती हैं। फैंग उस गाड़ी में बैठकर वेयर हाउस के लिए निकल जाता है। अभी वो बच्ची फैंग से कहती है क्या हमें सिस्टर को इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था। फैंग उसकी बात का जवाब नहीं देता। फैंग खिड़की से जोई को देख रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चैंगसी को देखते हैं। चैंगसी के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि कल ही हमें एक क्रिस्टल ब्लेड मिला है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई जिसमें मैंने आपको भी काफी परेशान किया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है हाल ही में हुए सेक्रीफाइस रिचुअल में योंग सिटी का एक आदमी विनर बना है। मैंने सुना है कि वो आदमी बिल्कुल जंगलियों की तरह दिखता है और वो बिल्कुल भी विनर बनने योग्य नहीं है। आप चाहें तो हम आपके लिए उसे रास्ते से हटा सकते हैं। चैंगसी उस आदमी से कहता है कि लगता है तुम्हारे पास दिल नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।